Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। आज के व्याख्यान में हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है संगठनात्मक प्रभावशीलता और उत्कृष्टता। हम इस सत्र में सबसे पहले जिस पर बात करेंगे वह है नैडलर टशमैन का कॉन्ग्रुएंस चेंज मॉडल। हमने पिछले सत्र में कुछ परिवर्तन के मॉडल्स को पढ़ा था, जैसे कि बर्क-लिटविन मॉडल या लेविन्स चेंज मॉडल। इसमें हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है सबसे पहले नैडलर टशमैन का कॉन्ग्रुएंस मॉडल। साथ ही साथ हम बात करेंगे मैकेन्से का 7S मॉडल, जो कि कहीं ना कहीं बात करता है कि किस प्रकार हम संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं, संगठन के प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। और अंत में हम बात करने वाले हैं कि संगठनात्मक प्रभावशीलता क्या होती है, साथ ही साथ ये कैसे उत्कृष्टता से यानी कि संगठनात्मक उत्कृष्टता से थोड़ी अलग है। और हम बात करने वाले हैं OE साइकिल यानी कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस साइकिल, जिसको हम परिचालन प्रभावशीलता चक्र भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नैडलर टशमैन का कॉन्ग्रुएंस चेंज मॉडल आखिर है क्या। 1980 के दशक में इस मॉडल की शुरुआत डेविड ए नैडलर और माइकल एल टशमैन ने की थी। उन्होंने यह देखा कि संगठनात्मक प्रदर्शन समस्याओं के मूल कारण क्या हैं। इस मॉडल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे अलग अलग तत्व या आधार या घटक होते हैं किसी भी संस्था में, जिसके ऊपर निर्भर करता है कि संगठनात्मक प्रदर्शन कैसा होगा। अगर वह घटक या कंपोनेंट्स आपस में मिलजुल कर अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो आपके संगठन की ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आप विकास की ओर बढ़ते हैं। तो यह मॉडल आपको यह बताता है कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो बेहद ज़रूरी होते हैं किसी भी चेंज एजेंट को जानने के लिए कि किस प्रकार से वो उन घटकों में उतार या चढ़ाव लेकर आए, जिससे एक संगठन का प्रदर्शन प्रभावशील बने। तो यह जो 4 घटक होते हैं, इन 4 घटक का नाम है कार्य यानी कि टास्क या वर्क भी हम इसे बोलते हैं। साथ ही साथ लोग यानी कि पीपल। तीसरा घटक होता है संरचना, स्ट्रक्चर, किसी भी संगठन का स्ट्रक्चर। और चौथा घटक होता है संस्कृति यानी कि कल्चर। तो चलिए ये देखते हैं कि नैडलर टशमैन का मॉडल दिखता किस प्रकार है। नैडलर टशमैन ने 3 बातों पे भी जोर दिया। उन्होंने कहा जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें यह देखना ज़रूरी है कि हमारे इनपुट क्या हैं, हमारे संसाधन क्या हैं, हमारी रिसोर्सेज क्या हैं, हमारा वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। और उसी के साथ, उन इनपुट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन फेज या फिर कुछ लोग उसे चेंजिंग फेज भी बोलते हैं, जिसमें आप बदलाव ला रहे होते हैं। इसमें किसी भी संस्था में 4 सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अगर वह चारों घटक आपस में परस्पर रूप से कार्य कर रहे हैं तो आपका जो आउटपुट है यानी कि
आपके संगठन का जो प्रदर्शन है वह काफ़ी अच्छा जाता है। तो जब हम नैडलर-टशमैन मॉडल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि हम इसका उपयोग किस तरह कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में सबसे पहले मॉडल के प्रत्येक घटक यानी कि कार्य, लोग, संरचना और संस्कृति पर एक नज़र डाली जाती है। यह देखा जाता है, समझा जाता है कि यह घटक आखिर हैं क्या, यह किस चीज़ पर बात कर रहे हैं, किस चीज़ पर जोर डाल रहे हैं। आपकी संस्था में यह घटक किस रूप से या किस प्रकार से कार्य करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि यह घटक को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको इनकी समझ विकसित नहीं होगी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि यह चारों घटक आपस में किस तरीके से मेलजोल करके कार्य करते हैं। तो सबसे पहले चरण में यह महत्वपूर्ण होता है कि आप प्रत्येक तत्व या घटक, कुछ लोग इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, कि ये आखिर हैं क्या। तो चलिए सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं कि कार्य या काम या वर्क आखिर है क्या। इसमें हम किन मापदंडों की बात करते हैं, किन चीज़ों की बात करते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यह देखिए, आपके संगठन में उन महत्वपूर्ण कार्यों का विश्लेषण करें जो आपको लगता है कि आपके संगठन के प्रदर्शन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो इसको हमने दो दृष्टिकोणों में विभाजित किया है। सबसे पहला तो यह जानना कि आखिर आपके संगठन में कार्य किया क्या जाता है, आपका संगठन किस प्रकार का संगठन है। आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं या सर्विस इंडस्ट्री में हैं। अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है। तो दूसरा दृष्टिकोण जिस पर बात करता है वह यह होता है कि उस कार्य को करने का प्रोसेस क्या है, यानी कि किस तरीके से आप उसे संसाधित करते हैं। तो पहली चीज़ तो यह समझना कि आपके कार्य कौन कौन से हैं, आप किस तरीके के कार्यों को करते हैं। दूसरी चीज़ यह समझना कि वो कार्य किए किस तरीके से जाते हैं, उनके लिए प्रोसेस क्या फॉलो होता है। इसी के आधार पर आप समझ विकसित कर पाएंगे कि आपके संगठन में किस प्रकार का वर्क फ्लो है या किस प्रकार का कार्य किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इससे आपको यह भी पता चलता है कि आपके संगठन में उस कार्य को करने के लिए किस प्रकार के कौशल यानी कि स्किल्स की आवश्यकता है, किस प्रकार के शिक्षा की आवश्यकता है, एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो कार्य सिर्फ यह नहीं होता कि आपको यह देखना है कि कार्य क्या है, उसके साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि आपको किस लेवल के लोग चाहिए। अगर हम गूगल की बात करें तो जब वह टॉप मैनेजमेंट यानी कि शीर्ष प्रबंधक या मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसको इस तरीके के प्रबंधक चाहिए होते हैं जो नवाचार की बात करते हैं, जो यथास्थिति की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर दिन उन्हें एक नए क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरना है। लेकिन वहीं पर अगर हम उस गूगल में ही बात करें तो उस गूगल में जो निचले स्तर के लोग या फिर मैं कहूं कि पियोन लेवल के लोग हैं, तो वहां पर जब वे ये देखेंगे कि हमारे को कुछ ऐसे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, तो उनके में नवाचार होने की बेहद ज़रूरी आवश्यकता है। लेकिन अगर हम पियोन लेवल के लोगों को देखें तो वहाँ पर शायद वो ये देखेंगे कि उनमें अगर नवाचार की प्रेरणा नहीं भी है तब भी चलेगा। तो इसलिए
जब हम कार्य की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको यह समझाती है कि आपको किस प्रकार का कौशल, किस प्रकार की एजुकेशन लेवल, शिक्षा आपको अपने कर्मचारियों में चाहिए होगी। तो जब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे घटक की बात करते हैं तो दूसरा घटक होता है आपके लोग, आपके पीपल। अब जब हम अलग अलग घटकों का विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि आपके संगठन में जो आपने कार्य अभी देखे थे, तो उन कार्यों को करने के लिए आपस में कौन कौन लोग बातचीत यानी कि इंटरैक्शन करते हैं। क्या सिर्फ जो सीनियर हैं, जो बॉस हैं, वो ही अपनी बात रखते हैं, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा इंटरैक्शन रहता है जिसमें आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, आपके कर्मचारी, ये सब लोग इंटरैक्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, अब आप अगर अपने लोगों के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं तो आप एक सूची बना सकते हैं जिससे आपको यह पता चले कि आपकी संगठन में जो भी लोग कार्य करते हैं उनके पास कौन कौन से कौशल हैं, कौन से स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या अनुभव है उनका, क्या शिक्षा है। अब देखिए, इससे पहले जब हमने कार्य की बात करी थी तो हमने कार्य के हिसाब से ये सोचा था कि आपको कौन सी शिक्षा, किस तरीके के कौशल, किस तरीके का अनुभव चाहिए। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं उनके पास किस तरीके का अनुभव है, किस तरीके की शिक्षा है, किस तरीके का एक्सपीरियंस, किस तरीके का, अगर हम बात करें कॉम्पिटेंसीज या कौशल हैं। अब इसके अलावा जब हम लोगों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह जानना भी अच्छा रहता है अपने विकास के लिए कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कर्मचारी जो हमारे साथ मिले हुए हैं कार्य में, वह कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे मोटिवेट होते हैं, जिनसे उनका मनोबल बढ़ता है। किस तरीके की पुरस्कृत टेक्निक्स हम लेकर आएं जो हमारे लोगों को, हमारे कर्मचारियों को मोटिवेट कर पाए, उनका मनोबल बढ़ा पाए। इसके अलावा हम यह भी विश्लेषण करते हैं कि हमारे जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो कितने प्रतिबद्ध हैं, यानी कि कमिटेड हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संगठन को लेकर। तो जब हम लोगों का विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जिन चीज़ों पर जोर दे रहे हैं वह यह है कि हमारे कर्मचारी कितने प्रतिबंधित हैं, कमिटेड हैं, कितना ज़्यादा वो अपने करियर में प्रगति चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे यह जानना क्यों ज़रूरी है? अगर हमारा कर्मचारी करियर में आगे बढ़ना भी चाहता है तो हमें एक संगठन के रूप में यह जानना क्यों ज़रूरी है? यह जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप तभी अपने कर्मचारियों के हिसाब से उनका एक करियर प्रोग्रेस, एक करियर ग्रोथ बना पाएंगे और उनका मनोबल बढ़ा पाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक रूटीन जॉब में काम करना पसंद नहीं है। उन्हें नहीं पसंद कि वो 10 से 6 आए रोज़ और रोज़ वही काम जो वह पहले दिन से करते आए हैं वही कर रहे हैं। तो ऐसे लोग स्थिरता की बात करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में मैकेनिकल कार्य हैं, रूटीन कार्य हैं, तो ऐसे लोग उस कंपनी में, उस संगठन में बेहद खुश रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके जो लोग हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, वह चाहते हैं कि नवाचार की बात हो, परिवर्तन की बात हो, लेकिन वही जो कार्य आपने उनको दिया है, रोज़ का एक ही कार्य है कि आओ इस मशीन को चलाओ, इस मशीन के साथ इसमें से प्रोडक्ट्स आएंगे, एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन हाउस में उसको आपने लगाया हुआ है, तो वह कभी भी सैटिस्फाइड फील नहीं करेगा। तो यह आपको इसीलिए जानना ज़रूरी होता है कि क्या आपके कर्मचारी अपने करियर में प्रगति की बात कर रहे हैं, क्या वे नई चीज़ें सीखने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनमें इस तरीके की इच्छा है तो आपको उनके लिए
नई से नई तकनीक सिखाने के लिए ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो तीसरे घटक की अब हम बात करेंगे, जो कि होती है संगठनात्मक संरचना यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संगठनात्मक संरचना किस प्रकार की है? आपस में, या आप कहिए कि संगठन में, आपके संगठन में क्या अलग अलग व्यावसायिक इकाइयां हैं यानी कि बिजनेस यूनिट्स हैं, चाहे तो वो क्षेत्रीय तौर पर हो, जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर वो कार्यात्मक तौर पर हो, फंक्शनल बेसिस पर, कि आपने अपने संगठन को विभाजित किया हुआ है फंक्शन के हिसाब से, कि एचआर का एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपकी संगठन में किस प्रकार के अलग अलग व्यावसायिक इकाइयां हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं। साथ ही साथ आप इसका भी विश्लेषण करते हैं कि आपके संगठन में अलग अलग स्तर या रैंक को बहुत महत्व दिया जाता है, या फिर सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर नहीं दिया जाता कि कौन सी आप रैंक से हैं, कौन से आप स्तर से हैं। सब लोग एक टीम की तरीके से कार्य करते हैं, चाहे उनका डेजिग्नेशन अलग है, लेकिन फिर भी वे सब साथ में आके कार्य करते हैं। साथ ही साथ इसमें आप ये भी देखते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है, संरचना, वो फ्लैट है या नैरो। अब इसमें क्या होता है, जब अगर आपके संगठन में बहुत सारे स्तर होंगे अलग अलग, आपके जो संगठन का संरचना बनेगी वह लंबी बनेगी, यानी कि टॉल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन वहीं पर अगर एक बॉस है और 50 उसके जूनियर हैं, तो वहाँ पर एक फ्लैट स्ट्रक्चर यानी कि समतल संरचना स्थापित होती है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही अच्छा है या बुरा है। इस पर अभी हम आगे बात करेंगे जब हम अलग अलग घटकों को साथ में मेल जोल करना देखेंगे कि वे साथ में मिलकर कैसे कार्य करते हैं। इसके अलावा जब हम संरचना की बात करते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि आपके संगठन में रिपोर्टिंग लाइंस किस तरीके से हैं। क्या कोई भी कर्मचारी किसी और स्तर के प्रबंधक से अपने आप जाके बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम रख सकता है, अपने आइडियाज़ रख सकता है, या फिर उसको एक हायरार्की ही फॉलो करनी पड़ेगी? आपके संगठन में औपचारिक रिश्तों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है या अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल रिलेशंस को? यह सब आपकी कहीं ना कहीं संस्कृति, कार्य, लोगों को प्रभावित करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप यह भी देखते हैं कि आपके संगठन में स्टैंडर्डाइज्ड वर्क को कितना महत्व दिया जाता है। तो जब हम संरचना की बात करेंगे तो हम उसमें यह देखेंगे कि औपचारिक कम्युनिकेशन है या अनौपचारिक है, केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, किसके हाथ में कितनी अथॉरिटी है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि संगठनात्मक डिज़ाइन हैं। जैसे कि अगर हम जब एक छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि अपनी मेन संगठन से, अपने मेन ऑर्गेनाइजेशन से हर एक अलग अलग कार्यों के लोगों को यानी कि फंक्शंस के लोगों को, चाहे एचआर, मार्केटिंग, आर&डी, फिनेंस, इन सब का एक छोटी सी टीम बनाती है और उस छोटे से प्रोजेक्ट पर भेजती है। तो इसको हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसमें फंक्शन और प्रोजेक्ट दोनों की ही बात होती है। तो इसका भी आपको विश्लेषण करना है कि आपके संगठन में किस तरीके की संरचना है। जो चौथा घटक है उसका नाम है संस्कृति यानी कि कल्चर। हाँ, यह बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है
जब हम बात करते हैं घटकों की तो सबसे प्रभावपूर्ण घटक यही है, लेकिन इसको मापना, इसको मूल रूप से इसका विश्लेषण कर पाना थोड़ा कठिन होता है। हाँ, आपकी संस्कृति आप कैसे पता कर सकते हैं? आप अपने लोग, जो आपके लोग कार्य कर रहे हैं, उनके क्या मूल्य हैं, उनके क्या व्यवहार हैं, क्या नेतृत्व शैली है, लीडरशिप स्टाइल, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके संगठन का कल्चर यानी कि संस्कृति कैसी है। साथ ही साथ आप, जब हम संरचना की बात करते हैं, किस तरीके के कार्य आप लोग करते हैं, इनसे भी किसी संगठन के कल्चर यानी कि संस्कृति को मापा जा सकता है। तो हमने प्रथम चरण में इन सब का विश्लेषण किया कि कौन कौन से 4 घटक हैं। जब भी आप कोई परिवर्तन लाना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले तो यह देखना है कि आपके पास, आपके संगठन में ये चारों घटक किस तरीके से क्रियान्वित हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेड हैं। जब आप यह कर चुके हैं तो आप चरण 2 की तरफ चलेंगे, जो कि होता है कि तत्वों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना। अब यह, जब हम तत्वों के बीच संबंधों का विश्लेषण करने की बात कर रहे हैं तो इसमें हम 6 जोड़ियां अलग अलग बनाते हैं और तब हम एक एक जोड़ी का विश्लेषण करते हैं और यह देखते हैं कि किस प्रकार यह दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डाल रही हैं और आप जो परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं तो क्या वह परिवर्तन इनके हिसाब से है, या अगर हम बात करें कि जब परिवर्तन आएगा तो क्या आपके स्ट्रक्चर, संरचना, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, आपके लोग, आपके कार्य उसी हिसाब से हैं, या अगर नहीं है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये कौन सी 6 जोड़ियां होती हैं जिससे कि आपको यह पता चल पाए कि कहाँ पर अनुरूपता है यानी कि कॉन्ग्रुएंसी है और कहाँ पर असंगति है यानी कि इनकॉन्ग्रुएंसी। जब हम नैडलर टशमैन के कॉन्ग्रुएंट मॉडल की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इसमें यही है कि हम यह पहचान पाएं कि कौन सी जोड़ी अनुरूप जा रही है, कॉन्ग्रुएंस है, साथ में चल रही है, परिवर्तन के साथ है, लेकिन कौन से ऐसे घटक हैं जो कहीं ना कहीं असंगति उत्पन्न कर रहे हैं यानी कि इनकॉन्ग्रुएंसी लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे 6 जोड़ियां हैं। जब हम काम और लोग की बात करें, मतलब कार्य और लोग, तो आपको यह देखना है कि क्या काम कर सबसे सक्षम और कुशल लोगों द्वारा किया जा रहा है आपके संगठन में। जो आप कार्य की बात कर रहे हैं, आपने क्या ऐसे लोगों को अपॉइंट किया है जो वाकई में उस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, आपके संगठन में एक कार्य है जिसमें एक प्रबंधक ग्राहकों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, यानी कि वह कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है। अब अगर हम उस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें, उस कर्मचारी की बात करें, तो अगर हम उसकी पर्सनालिटी देखें तो उसकी पर्सनालिटी बहुत ही इंट्रोवर्ट है। वह बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, वह अपने आप में ही रहना चाहता है। तो अब आप देखिए कि वह जिस प्रकार का व्यक्ति है वो इंट्रोवर्ट है, वो बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, उसे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि किस तरीके से बात करी जाए। तो इस प्रकार के लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है तो। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की, तो ऐसे इंसान को बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए, जो लोगों से मेलजोल करके, ग्राहकों से मेलजोल करके उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझे, उनको समाधान दे, उनकी जो भी दिक्कत है उसका। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, जॉब फिट की बात, जो कार्य है उसको हमने बहुत ही ज़्यादा दक्ष इंसान को या सक्षम इंसान को नहीं सौंपा है, तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। अब
इससे पहले चरण में आपने यह देख लिया था कि आपके कार्य क्या क्या हैं, आपके पास लोग कैसे हैं। अब यहाँ पर अब आप देखेंगे कि क्या आपके कार्य आपने जिन लोगों को सौंपे हैं वो सही है या नहीं। जो आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्या वो चीज़ सही जा रही है या नहीं। जैसे कि अगर इसमें भी मैं बात करूं कि आप परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, आप वही मैं बोलूं कि आप मैनुअल वर्क से ऑटोमेशन वर्क पे जाना चाह रहे हैं, तो अब उसके लिए क्या ज़रूरी है कि लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज हो, कंप्यूटर की शिक्षा हो। तो क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको वो शिक्षा है? अगर नहीं तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि या तो आप नए लोग लेकर आएंगे या फिर आप जो लोग आपके पास हैं आप उनको प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो इसीलिए यह समझना ज़रूरी है कि ये दोनों घटक कैसे चल रहे हैं। दूसरे अगर हम जोड़ी की बात करें तो वह है कार्य और संरचना, यानी कि आपका वर्क और स्ट्रक्चर। अब आप ये देखेंगे इसमें कि आपकी जो संरचना है, क्या आपके कार्य भी उसी के अनुरूप हैं? क्या कॉन्ग्रुएंसी है या इसमें असंगति है? क्या संगठनात्मक संरचना को ध्यान में रखते हुए कार्य अच्छी तरह से समन्वित किए गए हैं या नहीं? इस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा जब हम कार्य और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य में आपको रोज नई चीजों पर बात करनी है, आप नवाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपके जो संगठन की संरचना है वह नौकरशाही संरचना है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में आप कभी भी नवाचार की बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कार्य नवाचार से लिंक्ड हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि अगर संगठन नई तकनीक की बात कर रही है तो उसे कहीं ना कहीं अपनी नौकरशाही संरचना को बदलना पड़ेगा। अगर वो नई से नई तकनीक लेकर आना चाह रही है, क्योंकि नौकरशाही संरचना में निर्णय लेना की गति बहुत ही धीमी हो जाती है और नवाचार को बिल्कुल भी उसमें उपयुक्त नहीं माना जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संरचना और लोग, यानी कि स्ट्रक्चर और पीपल। कि आपकी संरचना कैसी है और आपके लोग कैसे हैं। जैसा कि हम लोगों की बात करते हैं तो आप प्रबंधक के छात्र हैं तो आपने थेरी एक्स और थेरी वाई वाले लोगों की बात करी हुई है, आपको पता है कि वो क्या होते हैं। तो अगर आपके संगठन में थ्योरी एक्स वाले लोग कार्य करते हैं, जो सिर्फ कार्य के लिए करते हैं, अपने विकास के लिए नहीं, उन्हें जो वेतन मिल जाए बस वो उसमें खुश हैं, वो और ज़्यादा इंसेंटिव्स कमाने में ध्यान नहीं रखते। तो अगर इस तरीके के लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं और आपकी जो संरचना है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, आप बात करते हैं एक ओपन कल्चर की या मैं कहूँ ओपन सिस्टम स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पर इस तरीके के लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या कहिए मैच नहीं करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि अगर आपकी औपचारिक संरचना है तो क्या लोगों को इसके बारे में स्पष्टता है या नहीं। इसके अलावा लोग और संस्कृति की हम बात करते हैं, यानी कि पीपल और कल्चर, तो हमें यह जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या हमारे संगठन की संस्कृति हमारे लोगों के मूल्यों से मेल खाती है या नहीं। अगर वहाँ वो मेल नहीं खाती तो ज़्यादा दिन तक आप उन कर्मचारियों को रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप अपने साथ नहीं रख पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं या तो संस्कृति में बदलाव लाना पड़ेगा, जो कि आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होता है, या फिर आपको नए लोग रखने पड़ेंगे जो उसी सोच, उसी धारणा, उन्हीं मूल्यों को वैल्यू करते हों। इसके अलावा संस्कृति और कार्य यह एक अलग जोड़ी है जिसमें हम कल्चर और वर्क की बात करते हैं। तो इसमें हम यह देखते हैं कि जो हमारी वर्क परफॉर्मेंस है और जो हमारी संगठनात्मक संस्कृति है, क्या वह एक दूसरे को मदद करती है आगे बढ़ने में या वह एक दूसरे के लिए बाधा बनती हैं। जैसे कि अगर मैं
कल्चर की बात करूं तो कल्चर किससे बनता है? आपके लोगों के मूल्यों से, सोच से, विचारों से। तो अगर आपके लोगों के विचार रूढ़िवादी हैं, बहुत ही आप संकुचित सोच वाले हैं, तो ऐसी संस्कृति में नई तकनीक की बात करना, नई प्रतिक्रियाओं की बात करना बिल्कुल मेल जोल नहीं खाता। तो यहां पर अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप परिवर्तन ला रहे हैं नई तकनीक को लाने के लिए, आप नई प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, नए प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी संस्कृति में लाना है। आखिरी जिस पर मैं बात करूंगी वह है संरचना और संस्कृति, यानी कि स्ट्रक्चर और कल्चर। तो आपका स्ट्रक्चर जो है कि किस तरीके से स्तर हैं आपके संगठन में, किस तरीके से पदोन्नति होती है, किस तरीके से डिज़ाइन है आपके संगठन का, क्या वह आपकी संस्कृति से मेल जोल खाता है या नहीं। तो देखिए, जैसे हमने इसमें बात करी, सबसे पहले हमने विश्लेषण किया, फिर हमने यह जाना कि क्या हमारी अलग अलग घटक एक दूसरे के साथ मेल जोल खा रहे हैं कि नहीं जब हम परिवर्तन की बात करते हैं। तो चरण 3 में हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, अनुरूपता की बात करते हैं कि हम किस तरीके से अनुरूपता बनाएं। अब यहाँ पर हम सिर्फ यही देखेंगे जो हमने सेकंड स्टेज में देखा। चरण 2 में हमने बात करी कि जहाँ जहाँ पर गैप्स आ रहे थे, कि हमारा कार्य तो बात करता है इनोवेशन की, लेकिन हमारे लोग संकुचित सोच के हैं, तो वहां पर हमें क्या बदलना पड़ेगा? अपने लोगों की सोच को। तो इसी तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करने होंगे, या ये कहें कि नैडलर और टशमैन मॉडल के थ्रू आप ये पता लगा पाते हैं कि कौन कौन सी जगह पर आपके गैप्स हैं, या अनुरूपता या फिर असंगति है। अगर असंगति है तो आपको उसे हटाना पड़ेगा। तो जो पहले से ही अनुकूल हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसे आप सुदृढ़ करिए, लेकिन जहां पर आपको असंगति दिखती है तो इसका मतलब आपको उस इनकॉन्ग्रुएंसी यानी कि असंगति को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम नैडलर टशमैन मॉडल के लाभों की बात करें तो यह बड़ा ही अच्छा मॉडल है जो हमें बताता है कि किसी भी संगठन में क्या क्या समस्याएं हैं, हम उसे पहचान पाते हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग कारकों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित कर पाते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे संगठन में ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके के कार्य हो रहे हैं, कैसे लोग हैं हमारे पास, क्या स्ट्रक्चर है, क्या संस्कृति है। सिर्फ यही नहीं, हम यह भी देख पाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग घटक एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन जब हम लाभों की बात करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ हानियां भी होती हैं, या हम हानि ना कहकर हम इसे लिमिटेशन कहें। तो यह मॉडल काफ़ी लंबी प्रक्रिया की बात करता है। जब हम लंबी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो इसमें खर्चा भी ज़्यादा लगता है, और साथ ही साथ इस मॉडल के लिए कोई भी संरचित टेम्पलेट नहीं है कि हम किस तरीके से इस मॉडल में कौन से घटक पर पहले कार्य करें, कौन से घटक पर बाद में, इसके लिए कोई टेम्पलेट नहीं है। और तीसरी चीज़ जो कि बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर समझने के लिए, हमने अभी तक इस मॉडल में सिर्फ इस पे बात करी कि कहाँ कहाँ पर परेशानियाँ हैं, लेकिन उन परेशानियों का समाधान कैसे हो उसके लिए नैडलर एंड टशमैन ने कुछ भी बात नहीं करी कि इन परेशानियों को, जो हमारी असंगति आ रही है, इनकॉन्ग्रुएंसी आ रही है, उसको हटाया कैसे जाए। तो यह कहीं ना कहीं इस मॉडल की लिमिटेशन हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि आपको नैडलर एंड टशमैन मॉडल अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैकिन्से 7S मॉडल की। मैकिन्से का 7S मॉडल 1980 के दशक में मैकिन्से सलाहकार टॉम पीटर्स, रॉबर्ट वाटरमैन और जूलियन फिलिप्स द्वारा रिचर्ड पास्कल और एंथनी जी थॉमस एथोस की मदद से पूर्ण किया गया था। जब हम मैकिन्से 7S मॉडल की बात कर रहे हैं तो इसे हम एक ऑर्गेनाइजेशनल टूल यानी कि संगठनात्मक उपकरण मानते हैं, जो कि हमें मदद करता है, या आप ये कहिए कि जो इस बात का विश्लेषण करता है कि किसी संगठन
उसका डिज़ाइन कैसे है, उसकी संरचना कैसे है, और फिर जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं उन परिवर्तन के साथ, उस संरचना के साथ हम या उस डिज़ाइन के साथ हम किस प्रकार आगे बढ़ें, और अगर उस डिज़ाइन में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो उन्हें किस प्रकार दूर किया जाए। तो जब हम मैकिन्से 7S मॉडल की बात करते हैं तो 7S, इससे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम कुछ 7 कारकों की बात कर रहे हैं, और यह जो 7 कारक होते हैं ये आंतरिक कारक हैं। हम इसमें एक्सटर्नल यानी कि बाहरी कारकों की बात नहीं करते हुए, इसमें मैकिन्से 7S मॉडल में यह बताया गया कि अगर कोई भी संगठन ये 7 आंतरिक कारकों पर गौर करता है तो अपने संगठन के प्रदर्शन को और गतिशील बना सकता है और इसी प्रकार विकास की ओर बढ़ सकता है। तो इसमें जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है वह है यह 7 आंतरिक कारक, जिन पर अब अभी हम आगे बात करने वाले हैं। अब जब हम 7 आंतरिक कारकों की बात कर रहे हैं तो मैकिन्से मॉडल में उन्हें 2 चीज़ों या ये कह सकते हैं आप 2 तत्वों में या 2 क्षेत्रों में विभाजित किया। कुछ तत्वों को कहा गया सॉफ्ट एस यानी कि नरम तत्व, और कुछ को कहा गया हार्ड एस यानी कि सख्त या कठोर तत्व। अब आगे बढ़ने से पहले, ये जानने से पहले कि ये 7 कारक क्या होते हैं, हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो विभाजन है हार्ड एस और सॉफ्ट एस, ये आखिर होता क्या है। जब हम कठोर तत्व यानी कि हार्ड एलिमेंट्स या हार्ड एस एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये वह एलिमेंट्स होते हैं या वह तत्व होते हैं जो कि किसी भी संगठन में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखते हैं, बहुत ही आसानी से पहचान में आते हैं, और वह तत्व किसी भी कंपनी के प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। लेकिन इसी के विपरीत जब हम सॉफ्ट एस एलिमेंट्स की बात करते हैं यानी कि नरम तत्व की बात करते हैं, तो यह वह तत्व होते हैं जिनका वर्णन करना थोड़ा कठिन होता है, जो लेस टेंजिबल होते हैं यानी कि कम मूर्त होते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख नहीं सकते, वो विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन किसी भी संगठन की आधारशिला होते हैं और उस संगठन की नींव को रखते हैं यानी कि फाउंडेशन होते हैं, और उस संगठन की कॉरपोरेट संस्कृति को बयान करते हैं। तो अगर हम सॉफ्ट एस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा आपको सामने नहीं दिखेंगे, एक प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखेंगे, लेकिन वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी संगठन के प्रदर्शन के लिए, या अगर आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उस परिवर्तन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये सॉफ्ट एस यानी कि नरम तत्व आखिर हैं क्या। तो सबसे पहली चीज आपकी स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति क्या है किसी भी संगठन की, उस संगठन का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो किस प्रकार से अपने संगठन को आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो अब जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप देख के पहचान सकें, यह सिर्फ महसूस की जा सकती है कि किस तरीके से आप उसको कार्यान्वित कर रहे हैं और आपके क्या आउटकम्स आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सॉफ्ट एलिमेंट या फिर नरम तत्व होता है स्ट्रक्चर, संरचना। किस तरीके की अथॉरिटी है आपके संस्था में, कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल हैं, औपचारिक हैं, अनौपचारिक हैं, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है,
इसके ऊपर बात करी जाती है। साथ ही साथ सिस्टम्स की बात होती है, यानी कि प्रणाली क्या है, तरीका क्या है कार्य करने का। तो ये सब होते हैं सॉफ्ट एस, जो कि किसी भी संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उसकी संरचना, उसकी आधारशिला, उसकी नींव होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हार्ड एस क्या है, यानी कि कठोर तत्व कौन से होते हैं। तो पहला होता है शैली, यानी कि स्टाइल। आपका नेतृत्व शैली किस प्रकार की है। अगर आप एक प्रबंधक हैं तो आपका मैनेजमेंट स्टाइल, प्रबंधन स्टाइल क्या है। आप लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, या आप एक लेसेस फेयर लीडर हैं, या फिर आप एक निरंकुश लीडर यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडर हैं जो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, या फिर आप एक सर्वेंट लीडर हैं कि आपकी अप्रोच एम्प्लॉय सेंट्रिक, आप अपने कर्मचारियों पर केंद्रित रहते हैं कि किस तरीके से वे खुश रहें और उनके प्रशिक्षण की बात हो। तो यह देखना ज़रूरी होता है, जो हमें सॉफ्ट एस में पता चलता है। इसके अलावा कर्मचारी, यानी कि आपका स्टाफ कैसा है। आपका स्टाफ थ्योरी एक्स वाला है या थ्योरी वाई वाला है, वह सेल्फ इंडिपेंडेंट है या आपके ऊपर, अपने नेता के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन कौन से कौशल हैं उसके पास, क्या अनुभव हैं उसके पास, यह सब बताता है कि हमारा स्टाफ वाला एलिमेंट। साथ ही साथ जब हम स्टाफ की बात कर रहे हैं तो हम उसमें यह भी देखते हैं कि किस प्रकार से आप अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिससे वो प्रोत्साहित होते हैं। क्या अगर उनको पैसा मिले, उनकी सैलरी ज़्यादा बढ़ाई जाए तब वो प्रोत्साहित होते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ अगर उनकी बड़ाई कर दी जाए उनकी टीम के सामने तो वह प्रोत्साहित हो जाते हैं, या उनको प्रोत्साहन के लिए कोई छुट्टी चाहिए होती है। तो अलग अलग तरीके से हम बात कर सकते हैं और हमें समझना चाहिए कि किस किस प्रकार से अलग अलग लोगों को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि आपके संगठन में किस प्रकार के कौशल मौजूद हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको आप अभी वर्तमान जो कौशल आपके पास हैं उनसे आप पूर्ण नहीं कर पा रहे। तो इसके आपको ये पता चलेगा कि आपको किस प्रकार के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लेकर आनी है अपने संगठन में। इसके अलावा जब हम हार्ड एलिमेंट्स यानी कि कठोर तत्वों की बात कर रहे हैं तो एक होता है शेयर्ड वैल्यूज यानी कि साझा मूल्य। यह बताता है कि आपके संगठन और आपके कर्मचारियों की वैल्यूज कितना मेल खाती हैं। आप लोग सब कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं तो आपके विचारों में कितनी एकता है, एकाग्रता है। तो यहां पर जब हम मैकेंसे 7S मॉडल की बात करते हैं तो मैकेंसे 7S मॉडल यह हमें बताता है कि किस प्रकार से ये अलग अलग विभिन्न हिस्से किसी भी एक संगठन के साथ में कैसे कार्य कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना है तो हमें यह देखना होगा कि हमारे लोग कैसे हैं और हमें क्या कौशल उनको देने हैं, हमारी क्या सोच है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मूल्य हैं, क्या संरचना है। अगर हम इन सब में आपस में एक सामंजस्य बैठा पाए तो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और अपने परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब हम मैकेंसे 7S मॉडल की बात करते हैं तो पाया गया है कि यह विलय या अधिग्रहण यानी कि मर्जर्स और एक्विजिशन में बहुत ही अहम भूमिका इसकी रहती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर कोई कंपनी है और वो मर्ज हो रही है दूसरी कंपनी के साथ और मर्जर से पहले ही हमने ये 7 एलिमेंट्स, 7 तत्वों का अलग अलग कंपनी जब कार्य कर रही थी उनका विश्लेषण कर लिया, तो अब जब हम साथ में आ रहे हैं, हम मर्ज हो रहे हैं, हम विलय हो रही है हमारी कंपनी का, तो हम यह देख सकते हैं कि कहाँ पर गैप्स हैं,
कहाँ पर लूप होल्स हैं और हम इस पे कार्य करेंगे। तो जैसे ही अगर आपने मर्जर से बिल्कुल पहले ही इन सब चीज़ों का विश्लेषण कर लिया तो आपके मर्जर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब आपके पास यह चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ है कि कहाँ कहाँ पर मर्जर के बाद आपको कार्य करने हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पर सारे आंतरिक कारकों की बात कर रहे हैं, इंटरनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल एलिमेंट्स कौन कौन से ऐसे हैं जिसको अगर आप मर्जर के बाद बात करें तो वहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता है। कोई एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रही है, विलय हो रही है, तो जो कंपनी ए है उस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी की बात रहती है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं। अब वो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ आ जाएगी कि जो दूसरी कंपनी है वहाँ जब हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन की बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब वहाँ के लोगों का स्किल सेट कमज़ोर होगा, हमें उसको बढ़ाना होगा। जब उसको बढ़ाना होगा तो हम पहले से ही तैयार होंगे कि हमें इतने लोगों को इस चीज़ के लिए प्रशिक्षित करना है, तो कहीं पर दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो इन सब जगहों पर आप मैकेंजी 7S मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस यानी कि संगठनात्मक प्रभावशीलता क्या होता है। जब हम संगठनात्मक प्रभावशीलता की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य उस डिग्री से है जिस तक कोई संगठन संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करता है। यानी कि जब हम प्रभावशीलता, अगर मैं कहूँ कि हमारा संगठन प्रभावशील है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर हमने कोई अपना गोल निर्धारित किया है और हम उसको पा रहे हैं तो हम प्रभावशील हैं। जैसे कि अगर मैं एक रिटेल इंडस्ट्री का आपको एग्जाम्पल दूं तो उन्होंने माना कि आगे आने वाले 1 साल में हमें अपनी सेल्स 10% बढ़ानी है और पूरे उस 1 साल में उन्होंने मार्केटिंग पर बहुत ध्यान दिया, उन्होंने अपने ग्राहकों के सेटिस्फैक्शन पे बहुत ध्यान दिया, उन्होंने अपनी सर्विसेज पर बहुत ध्यान दिया, उन्होंने एक ऐसा एक्सपीरियंस अपने ग्राहकों के लिए क्रिएट किया जो बहुत ही उम्दा था। तो इन सब को करते हुए पूरे 1 साल में वह 10% उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, तो इसका मतलब वह संस्था, वह संगठन प्रभावशील है। तो जो भी आप नियत करते हैं कि हमें यह चीज़ करनी है इतने समय में, मतलब कि टाइम बाउंड हो गया, तो अगर आप वह कर पा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका संगठन प्रभावशील है। तो प्रभावशीलता की जब हम बात करते हैं तो यह किसी भी संगठन की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी को मापता है। और सिर्फ यही नहीं, वह लाभप्रदता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी भी देखता है और साथ ही साथ ग्राहक कितना संतुष्ट है, ग्राहक की संतुष्टि कैसी है, यह इन सब मानकों पर देखता है कि क्या आपका संगठन प्रभावशील है या नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों में उच्चतम स्तर पर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका संगठन प्रभावशील है। आपने जो सोचा कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता इतनी बढ़ानी है इतने समय में, आप अगर वो पा पाए तो इसका मतलब आपका संगठन प्रभावशील है। अब इसके साथ हम एक और टर्म की बात करेंगे जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस यानी कि संगठनात्मक उत्कृष्टता। जब हम उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ लक्ष्यों को पाने के लिए नहीं होता कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया, हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया वो हमने पा लिया तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं उत्कृष्ट हो गए या एक्सीलेंट हो गए, नहीं। यह बात हम प्रभावशीलता में करते हैं कि अगर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं तो वह प्रभावशीलता हुई।
लेकिन जब हम एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं तो इसमें संगठन के संचालन के सभी पहलुओं में सुधार की निरंतर खोज शामिल है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप एक जगह पर आकर रुकते नहीं हैं। जैसा कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, आप बहुत ही अच्छे पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप नई से नई तकनीक पे बात कर रहे हैं, तो आपने कोई एक टारगेट नहीं सेट किया कि मुझे इस हॉस्पिटल का एक साल में 10% उत्पादकता बढ़ानी है या प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं बात करी। आपने इस पर बात करी कि साल दर साल मुझे अपने अस्पताल में नई से नई तकनीक लानी है, नई से नई प्रणाली ऐसी लानी है जिससे मेरे पेशेंट्स की संतुष्टि का स्तर ऊपर बढ़े, मेरे जो डॉक्टर कार्य कर रहे हैं उनका कौशल बढ़े, उनके स्किल्स कॉम्पिटेंसीज डेवलप हों, वे और भी ज़्यादा कुशल बने अपने कार्यों में। तो यह है एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता। आपने अपने आप को सीमित नहीं किया है एक गोल से, बल्कि आप निरंतर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, निरंतर विकास और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हम नवाचार की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं यानी कि क्वालिटी, परफॉर्मेंस की बात करते हैं यानी कि प्रदर्शन की। तो मैं समझ रही हूँ कि ये दोनों ही टर्म यानी कि संगठनात्मक प्रभावशीलता और संगठनात्मक उत्कृष्टता आपको समझ आ रही होगी और इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अगर कोई संगठन प्रभावशील भी है और उत्कृष्ट भी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वह संगठन लक्ष्य प्राप्ति की बात करता है, गोल अचीवमेंट की, साथ ही साथ किस प्रकार से संसाधनों को उच्चतम रूप से वह उपयोग में ला सके उसकी बात होती है वहां। और सिर्फ बात ही नहीं, मैं कहूंगी कि क्रियान्वित भी किया जाता है उसे। इसके अलावा कर्मचारी प्रदर्शन और संतुष्टि की बात होती है, साथ ही साथ ध्यान दिया जाता है परिचालन क्षमता और दक्षता पर यानी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर। सिर्फ यही नहीं, हम हितधारक संतुष्टि की भी बात करते हैं और नवाचार और निरंतर सुधार जो कि उत्कृष्टता का एक बहुत ही अहम पॉइंट है, उस पर भी जोर डालते हैं। तो अगर आपका संगठन बात कर रहा है कि आपको प्रभावशील और उत्कृष्ट दोनों बनना है, तो आपको ये देखना होगा कि आपका संगठन इन सारी चीजों पर खरा उतरे। अब इसके अलावा हम बात करेंगे परिचालन प्रभावशीलता पर यानी कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पर, ओई साइकिल जिसको हम कॉमनली बहुत बोलते हैं। जब हम ओई साइकिल की बात करते हैं तो पॉटर ने 1980 में परिचालन प्रभावशीलता शब्द की शुरुआत की थी और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि परिचालन प्रभावशीलता के बिना संगठनात्मक प्रभावशीलता नहीं आ सकती है। अगर आप बात कर रहे हो कि किसी संगठन को प्रभावशील बनना है तो उसको कहीं ना कहीं पहले परिचालन यानी कि अपने ऑपरेशंस में प्रभावशीलता लेकर आनी होगी और तभी आप बात कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट्स में यानी कि उत्पादों में आप प्रॉब्लम्स को यानी कि दोषों को कम कर सकें। ऑपरेशनल लेवल पर आप किस प्रकार से प्रभावशील बन रहे हैं। तो अगर आपका संगठन प्रभावशीलता की बात करता है तो सबसे पहले आपको ओई साइकिल यानी कि ओई चक्र की बात करनी पड़ेगी, परिचालन प्रभावशीलता की बात करनी पड़ेगी और उसी से आप संगठनात्मक प्रभावशीलता ला सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी रूपरेखा में 4 चरण आते हैं। सबसे पहला योजना बनाना, कि सबसे पहले आप एक योजना बनाइए, अपने उद्देश्यों अपने लक्ष्यों को परिभाषित कीजिए
कि आपका उद्देश्य है क्या। और इसके लिए छात्रों आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे उन्नति चाहिए, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता। आपको ये स्पेसिफिक लेकर आना पड़ेगा कि आपको उन्नति किन पैरामीटर्स पर चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो सही मायने में अच्छे नंबर की परिभाषा हर एक के लिए अलग होती है। किसी के लिए अच्छे नंबर 50% हो सकते हैं, किसी के लिए अच्छे नंबर 90% हो सकते हैं। तो उनको परिभाषित कीजिए। साथ ही साथ अपनी जो भी आपके संसाधन हैं उनको आवंटित करिए, लोगों को कार्य सौंपिए, जो भी करना है। फिर दूसरे स्टेज पर, दूसरे स्तर पर आपको कार्यान्वयन करना पड़ेगा, यानी कि एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। जो भी आपने कार्य निर्धारित किए हैं उन कार्यों को करना पड़ेगा, क्रियान्वित करेंगे अब आप। फिर तीसरी स्टेज पर जब आप कार्य चल रहे हैं तो उनका आंकलन करने की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ आंकलन करिए। आखिरी मोमेंट पर जाकर आंकलन मत करिए, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाती है। अगर आप साथ ही साथ परिणामों पर निगरानी रखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं या कहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और जहाँ पर भी गलत जा रहे हैं तो चौथे स्टेज में आप सुधार की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। और ये आपको कैसे पता चलता है? फीडबैक जो आपने लिया था थर्ड स्टेज में, यानी कि असेसमेंट में, आपने जो डेटा कलेक्ट किया था उस डेटा का विश्लेषण कर कर आप ये देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है और कैसा इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। तो इससे आप अपनी परिचालन प्रभावशीलता की साइकिल की चक्र को संपूर्ण करते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस सत्र में हमने जिस पर बात करी वह था नैडलर और टशमन का कॉन्ग्रुएंस चेंज मॉडल। साथ ही साथ हमने मैकिन्से 7S मॉडल देखा और हमने समझा कि परिचालन प्रभावशीलता का चक्र किस प्रकार कार्य करता है और संगठनात्मक प्रभावशीलता और उत्कृष्टता में क्या चीज़ें समान हैं और क्या चीज़ें अलग हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये व्याख्यान अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।